आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे कंसेप्ट मंत्र चैनल पे। आज से हम लोग को हिस्ट्री के चैप्टर 2 का लेक्चर नंबर 1 है, जिसका नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया। इस चैप्टर में हमें शुरू करना है 1920 से आगे। 1920 से पहले तक का कहानी हम क्लास 8 में पढ़ चुके हैं। अब देखिए, बुक में सबसे पहले जो फर्स्ट यूनिट में जिस चीज़ की बात की है वो है फर्स्ट वर्ल्ड वार। क्या है? फर्स्ट वर्ल्ड वार। तो आपको पता होगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से 1919 तक हुआ था। फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से 1919 तक हुआ था, जिसके होने के बाद जिस समय इसका इम्पैक्ट भारत पर भी, इंडिया पर भी बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट पड़ा था। अब क्या पड़ा था कि इम्पैक्ट ये पड़ा था कि इंग्लिश लोग, ब्रिटिश भी उस युद्ध में शामिल था, जिस वजह से उन्हें पैसे की कमी हो रही थी। तो उन्होंने भारत में टैक्स को क्या किया? बढ़ाया। जबरदस्ती लोगों को आर्मी में भर्ती करने लगे। तो हमें एक चीज अभी सीखने को मिला, एक छोटी सी बात क्वेश्चन के मूल रूप से देखें तो, कि पहले विश्व युद्ध के दौरान फर्स्ट वर्ल्ड वार के टाइम भारत में क्या परिवर्तन आ रहे थे? तो यही परिवर्तन आ रहे थे कि टैक्स बहुत तेजी से बढ़ रहे थे और आर्मी में जबरदस्ती भर्ती की जा रही थी। इसके बाद अब हमें सीधे पढ़ना है आइडिया ऑफ सत्याग्रह, सत्याग्रह का विचार, सत्याग्रह का विचार। अब सुनिए, जनवरी 1915 में महात्मा गांधी भारत है, महात्मा गांधी भारत है। जनवरी 1915 में महात्मा गांधी भारत वापस लौटे, रिटर्न किए। कहाँ से? साउथ अफ्रीका से। अब आपको पता होगा, आप क्लास 8 में पढ़ के आए हैं कि साउथ अफ्रीका में उन्होंने एक लड़ाई जीत के आ रहे थे। साउथ अफ्रीका से वो एक लड़ाई जीत के आ रहे थे। ध्यान से सुनिए, 15 जनवरी या केवल जनवरी 1915 में महात्मा गांधी अफ्रीका से वापस लौटे। कहाँ? भारत। उन्होंने अफ्रीका में जो सबसे बड़ी काम की थी, वहाँ के सरकार से रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर लड़ाई करके आ रहे थे, लड़ाई जीत के आ रहे थे। वहाँ पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर क्या किए थे? जीत हासिल किए थे। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन से विक्ट्री पाके आ रहे थे। मतलब जो साउथ अफ्रीका की सरकार थी वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, मतलब रंगीय भेदभाव करती थी, रंग के आधार पे भेदभाव करती थी। उस भेदभाव के खिलाफ उन्होंने वहाँ पे लड़ाई शुरू किया और साथ में उन्होंने जीत हासिल किया। उनका सबसे बड़ा साथी वहाँ पे नेल्सन मंडेला थे। नेल्सन मंडेला को भी हम अफ्रीका का गांधी कहते हैं। अब देखिए, वो भारत आए, तो भारत आते ही उन्हें अंग्रेजों का अत्याचार दिखा। क्या दिखा? कि वो टैक्स बहुत तेजी से इंक्रीज कर रहे हैं और आर्मी में जबरदस्ती लोगों को भर्ती कर रहे हैं, लोग खाने के लिए मर रहे हैं, वो टैक्स और ज़्यादा मांग रहे हैं। तो उन्होंने आते ही विचार बनाए कि अब मैं सत्याग्रह चालू करूंगा, अब सत्याग्रह मूवमेंट चालू करूंगा। क्या करूंगा? सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट करूंगा। उन्होंने क्या बोला? मैं सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट करूंगा। अब सुनिए, अब सत्याग्रह मूवमेंट क्या होता है? अब सत्याग्रह मूवमेंट कहता है, सत्याग्रह, कि हमें सत्य के प्रति आग्रह करना चाहिए। मतलब अच्छा, सत्याग्रह का मीनिंग क्या है? मीनिंग मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ये हमें क्या बताता है? सत्याग्रह का अर्थ क्या होता है? तो सुनिए, इट स्टेट्स अस दैट, यह हमें ये बताता है कि, एक बार सुनिए पूरा, सत्याग्रह हमें ये बताता है कि हमें किसी इंसान से, यदि आप सच्चाई के रास्ते पे हैं तो आपको अपनी लड़ाई शारीरिक बल से नहीं लड़ना चाहिए, आपको शांतिपूर्वक लड़ना चाहिए। आपको जीत अवश्य प्राप्त होगी, आप अपने रास्ते में जरूर जीत की प्राप्ति करेंगे। तो यही मैं बस लिख रहा हूँ, इट स्टेट्स अस दैट इफ यू आर ऑन if you are fighting for truth, then you should not use your physical power, just stay on peace।
सुनिए, सत्याग्रह का मीनिंग क्या था। सत्याग्रह का अर्थ ये है कि यदि आप सच्चाई के लिए लड़ाई कर रहे हैं, यदि आप सच्चाई के लिए लड़ाई कर रहे हैं तो आपको किसी भी प्रकार की शारीरिक शक्ति की जरूरत नहीं है। आप बस शांति से रहिए, आप बस सत्य के रास्ते पर रहिए, आपकी जीत होगी। तो एक बार फिर से पूरा कहानी सुना जाए। पहले विश्व युद्ध के दौरान हुआ क्या, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद उस वक्त भारत पे क्या प्रभाव पड़ रहे थे, तो यही पड़ रहे थे कि टैक्स बहुत तेजी से बढ़ रहा था और आर्मी में जबरदस्ती भर्ती की जा रही थी। इसके बाद अब गांधी जी, महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत वापस आए। कब? जनवरी 1915 में भारत वापस आए और वो अफ्रीका से कौन सा बड़ा काम करके आ रहे थे, यही करके आ रहे थे कि वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करके आ रहे थे, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ लड़ाई जीत के आ रहे थे। जिसके बाद उन्होंने भारत में आते हुए अंग्रेजों के इन अत्याचार को देखा कि वो टैक्स को बढ़ा रहे हैं, आर्मी को जबरदस्ती भर्ती कर रहे हैं। उन्होंने बोला कि अब मैं सत्याग्रह आंदोलन करूंगा, सत्याग्रह मूवमेंट करूंगा। तो लोगों को उन्होंने सत्याग्रह का मतलब पहले समझाया कि हमें अंग्रेजों से लड़ाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें अंग्रेजों से लड़ाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने बोला कि हम सच्चाई के रास्ते पर हैं, हम सच्चाई के रास्ते पर हैं, हमें अंग्रेजों से किसी भी प्रकार की लड़ाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारा जीत अवश्य होगा। तो सत्याग्रह भी यही कहता है कि यदि आप सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं तो आपको किसी भी प्रकार के शारीरिक बल मतलब लड़ाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप सच्चाई के रास्ते पे चलते रहें, शांति के रास्ते पे चलते रहे, आपकी जीत अवश्य होगी। तो इसके बाद अब गांधी जी ने जगह जगह पे सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, देखिए जो सत्याग्रह था वो 3 जगह पे हुआ। सबसे पहले बिहार के चंपारण में, चंपारण जिला में, बिहार के चंपारण जिला में सत्याग्रह 3 जगह पे हुआ था। बिहार के चंपारण जिला में, गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में, गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में, इधर में स्टेट का नाम और इधर वो डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख रहा हूँ, और इधर गुजरात के अहमदाबाद में, ये डिस्ट्रिक्ट नहीं, इसको तीसरा गुजरात ना लिख के सीधा लिख दीजिए अहमदाबाद, क्योंकि ये तो याद ही रहेगा, अहमदाबाद। अब सुनिए, तो सत्याग्रह आंदोलन गांधी जी के द्वारा 3 जगहों पे चलाए गए थे, बिहार के चंपारण में, गुजरात के खेड़ा जिले में और अहमदाबाद में। अहमदाबाद भी कहाँ पड़ता है? गुजरात में। तो इतना होने के बाद अब बिहार के चंपारण जिला में किस लिए चलाया गया था? वहाँ की बगानी व्यवस्था, जो गार्डन स्लेवरी थी, वहाँ बगीचों में मजदूरों को नौकर बना के रखा जाता था, इसके लिए उन्होंने लड़ाई किया। गुजरात के खेड़ा जिला में फसल बर्बाद हो चुकी थी, जिसके बाद वहाँ के लोगों को टैक्स भरने के लिए मजबूर किया जा रहा था, जिसके लिए वहाँ पे लड़ाई हुआ था। फिर अहमदाबाद का मुख्य उद्देश्य क्या था? अहमदाबाद में क्यों हुआ था? क्योंकि अहमदाबाद में सूती मिल कारखाने में, सूती मिल के फैक्ट्री में जो मजदूर थे उनके साथ सही व्यवहार नहीं किया जा रहा था, इस वजह से सत्याग्रह वहाँ भी स्टार्ट किया गया। तो आपको याद क्या रखना है? सत्याग्रह कहाँ पे हुआ और उसके होने का कारण क्या था? सत्याग्रह कहाँ पे हुआ और उसके होने का मुख्य कारण क्या था? तो सत्याग्रह 3 स्थान पे हुए थे भारत में उस समय। देखिए, अच्छा ईयर 1916 में, देखिए बुक में 16-17 देता रहता, लेकिन आप 16 याद रखिएगा। 1916 में बिहार में, 1917 में गुजरात में और 1918 में अहमदाबाद में। इन 3 जगहों पे अलग अलग समय, हर एक साल के अंतराल पे 16, 17, 18। हम 1915 गांधी जी वापस आए, 16 में बिहार में किया, 17 में गुजरात में और 18 में अहमदाबाद में। तो इन 3 जगहों पे आंदोलन किया गांधी जी ने। तो आप एक बार पूरे बोर्ड को देखिए, फिर मैं एक क्विक रिव्यू दूंगा आपको पूरे का। अब यहाँ से हम सत्याग्रह को कंप्लीट कर लिए, हमने ऑलमोस्ट सत्याग्रह को कंप्लीट कर लिया। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, एक बार मैं पूरा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ था 1914 से 1919 तक, जिसके बाद भारत में टैक्स को बहुत तेजी से बढ़ाया गया और आर्मी में जबरदस्ती भर्ती किया जा रहा था। जिसके बाद गांधी जी 1915 में, जनवरी 1915 में साउथ अफ्रीका से भारत
वापस आए, उन्होंने वहाँ पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ लड़ाई शुरू किया था और वो जीत के आ रहे थे। भारत में आए तो उन्होंने अंग्रेजों का अत्याचार देखा कि वो टैक्स को जबरदस्ती बढ़ा रहे हैं और आर्मी में भर्ती करे, जिसलिए उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन मतलब सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट करने का फैसला लिया। सत्याग्रह का अर्थ वो लोगों को ये समझा रहे थे कि यदि आपकी लड़ाई सच्चाई के लिए है तो आपको अपने फिजिकल पावर के यूज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बस शांति से रहिए, आपका जीत अवश्य होगा। फिर हमने पढ़ा कि सत्याग्रह भारत में उनके आने के बाद 3 जगह पे सक्सेसफुली हो पाए थे। 1916 में बिहार के चंपारण जिला में, 17 में गुजरात के खेड़ा जिला में और 1918 में अहमदाबाद में। बुक में किसी बुक में 16 देगा, किसी में 17 देगा, गुजरात, बिहार के चंपारण, लेकिन 16 सही है, मैंने भी कुछ डाटा देखा है। इसके बाद अब सुनिए, इतना होने के बाद अब सत्याग्रह लोगों को समझ में आ रहा था। उसी समय अंग्रेजी सरकार ने 1919 में एक नियम बनाया था, रॉल्ट एक्ट। क्या बनाया था? रॉल्ट एक्ट, जिसके खिलाफ भारतीय लोगों ने बहुत ज़्यादा लड़ाई किया था। रॉल्ट एक्ट पास नहीं हो, रॉल्ट एक्ट नाम का नियम नहीं बने, इसके लिए भारतीय लोगों ने बहुत ज़्यादा लड़ाई की थी। क्यों? क्योंकि रॉल्ट एक्ट के तहत, अब देखिए, अच्छा, रॉल्ट एक्ट 1919 में बना था। कौन बनाया था? तो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। कौन बनाई थी? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। उस समय भारत में कानून बनाने की व्यवस्था इन्हीं के हाथ में। जैसे अभी पार्लियामेंट कानून बनाता है, अंग्रेजों के हम गुलाम थे तो ज़्यादातर कानून बनाने का अधिकार किसको होता था? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल को। तो रॉल्ट एक्ट के तहत, रॉल्ट एक्ट कब बना? 1919 में। बनाया कौन? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब सुनिए, इसके तहत अब ब्रिटिश लोगों को ये पावर मिल चुका था, ब्रिटिश लोगों को ये पावर मिल चुका था कि वो किसी भी पॉलिटिकल पर्सन, कैदी को, किसी भी राजनीतिक मामले से जुड़े हुए इंसान को 2 साल तक विदाउट एनी केस, बिना किसी जेल, मतलब बिना कोर्ट में पेश किए हुए जेल में रख सकते थे। ये अभी हमको सुन के इतना गलत लग रहा है, उस समय हमारे भारतीय लोगों ने झेला था। तो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा एक कानून बनाया गया, रॉल्ट एक्ट, जिसकी बहुत ज़्यादा आलोचना भारतीय लोगों ने की थी और रोकने की प्रयास भी किया था। ये हमें क्या था? ये नियम क्या शक्ति देता था अंग्रेजों को? उन्हें इस बात की शक्ति दे देता कि अब किसी भी राजनीतिक लोग को वो 2 सालों तक बिना कोर्ट में ले जाए, बिना कोई केस के, उन्हें 2 साल तक जेल में रख सकते थे। गांधी जी ने इसके खिलाफ 6 अप्रैल 1919 को सत्याग्रह शुरू कर दिया। सत्याग्रह शुरू करने के लिए ऐलान किया कि हमें 6 अप्रैल 1919 को सत्याग्रह स्टार्ट करना है। तो सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट करना था कब? एक बार पूरे कहानी को सुनते रहिएगा। 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी सत्याग्रह स्टार्ट करने वाले थे, जिसके 4 दिन बाद, जस्ट 4 दिन बाद अमृतसर में 10 अप्रैल को पुलिस वालों ने बहुत से मजदूरों के ऊपर और लीडर्स के ऊपर हमला कर दिया, लाठी चार्ज कर दिया। मतलब समझ आ, स्ट्राइक्स किए। क्या किए? हमला किए। जो 10 अप्रैल को अमृतसर में पुलिस वालों ने वर्कर्स के ऊपर और लीडर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा हमला कर दिए, जिसके बाद अमृतसर के जो लीडर्स थे उनको राज्य से निकाला गया कि आप राज्य में नहीं आ सकते, और गांधी जी के दिल्ली आने पर रोक लगा दिया गया। गांधी जी के दिल्ली एंट्री पे रोक लगा दिया गया, प्रोहिबिट कर दिया गया। कि अब सुनिए एक बार, 6 अप्रैल को क्या होना था? सत्याग्रह शुरू होना था। 10 अप्रैल को क्या होना था? अमृतसर में पुलिस वालों ने वर्कर्स और लीडर्स के ऊपर हमला कर दिया, जिसके बाद गांधी जी को दिल्ली आने पर रोक लगा दिया गया। जस्ट इसके 3 दिन बाद 13 अप्रैल 1919 को एक बहुत ही हमारे इतिहास का बड़ा कांड हुआ, जिसे हम लोग जलियांवाला बाग मर्डर इवेंट बोलते हैं। मतलब हिंदी वाले सुनो, जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। अब सुनिए ध्यान से, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। अब हुआ क्या? सुनिए। इसके बाद जब गांधी जी को दिल्ली आने पर रोक लगा दिया गया, तो अब जो प्रशासन की, एडमिनिस्ट्रेशन की सारी व्यवस्था थी वो जनरल डायर ने ले लिया कि अब मैं इस क्षेत्र को
प्रशासनिक तरीके से चलाऊंगा। मतलब पुलिस की पूरी जिम्मेदारी किसने ले लिया? जनरल डायर ने। अब 13 अप्रैल 1919 को, और उसने सुनिए 13 अप्रैल 1919 से पहले उसी दिन जनरल डायर ने पूरे इलाके में मार्शल लॉ स्टार्ट करा दिया। मार्शल लॉ क्या था? मार्शल लॉ जैसे इस तरह आप समझ सकते हैं कर्फ्यू। अभी हमारे चुनाव के वक्त लगता है कि अब कोई ये बाहर एक जगह 4-5 लोग इकट्ठा नहीं हो सकते थे, लेकिन उस समय इंटरनेट तो था नहीं कि लोगों को पता लग जाए। इसीलिए 13 अप्रैल 1919 को जो अमृतसर में एक ना रेगुलर मेला था, जहाँ हर दिन मेला लगता था वो एक फिक्स समय पे, तो अमृतसर के एक मेला में, मेले के इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फेयर। तो अमृतसर के एक मेले में सारे पंजाब के लोग, अमृतसर के लोग इकट्ठा हुए थे। उनको नहीं पता था कि इलाके में अब मार्शल लॉ लगा दिया गया है, जिसके बाद वहाँ पे जनरल डायर की एंट्री होती है। जनरल डायर की एंट्री होती है। जनरल डायर की एंट्री होने पे जो सबसे बड़ी चीज होती है वो क्या होती है? जनरल डायर अपने सेना के साथ जाता है और उस बागीचे से बाहर निकलने के लिए, उस जगह से, मेला से बाहर निकलने के लिए ज़्यादा जगह नहीं था, ज़्यादा रास्ते भी नहीं थे। जो भी रास्ते थे उसको जनरल डायर बंद करा देता है और अपने सोल्जर से फायरिंग करा देता है। सोल्जर से फायरिंग करा देता है पूरे के पूरे लोगों के ऊपर, और कहता है कि यहाँ जो लोग सरकार के खिलाफ लड़ाई कर रहे हैं, यहाँ जो लोग सरकार के खिलाफ लड़ाई कर रहे हैं, उनके सर दिमाग में हमारे खिलाफ डर लाने के लिए ये करना जरूरी था। उससे पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया? तो बोल रहा था सत्याग्रह में काम करने वाले लोगों को क्या बोलते थे? सत्याग्रही। तो बोल रहा था कि सत्याग्रहियों के दिमाग में डर लाने के लिए ऐसा करना जरूरी था। एक बार फिर से सुनिए, पूरा स्टोरी कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। गांधी जी 6 अप्रैल को रॉल्ट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह शुरू करने वाले थे। 10 अप्रैल को अमृतसर में पुलिस वालों ने नेताओं को और मजदूरों को पीटा, जिसके बाद गांधी जी को दिल्ली आने पे रोक लगा दिया गया। फिर प्रशासन की सभी व्यवस्था किसने ले लिया? जनरल डायर ने, और उसने क्षेत्र में मार्शल लॉ लगवा दिया। मार्शल लॉ क्या था? तो ज़्यादा बुक में दिया नहीं, आप इस तरह समझिए जैसे हमारे यहाँ इलेक्शन के समय और सभी किसी राजनीतिक मामले में लगा देता है नियम कि हमें निकलना नहीं है, एक जगह इकट्ठा नहीं होना, उसी तरह उस समय आज़ादी से पहले कौन सा नियम लगता था? मार्शल लॉ। फिर 13 अप्रैल 1919 को, उस समय इंटरनेट नहीं होने की वजह से या फिर इतना अखबार का प्रचलन नहीं होने की वजह से ये खबर अभी पूरे क्षेत्र को नहीं पता थी। तो अमृतसर के लोकल लोग और कुछ नेता भी अमृतसर में अपना हर महीने का जो मेला लगता था उसे मनाने के लिए थोड़ा गांव से बाहर के क्षेत्र में एक जगह मेला लगता था, वहां इकट्ठा हुए। जिसके बाद जनरल डायर वहां पहुंचा और जितने निकलने के रास्ते थे उसको बंद करा के और अपने सोल्जरों से फायरिंग करा दिया, जिसे हम जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं, मर्डर इवेंट इंग्लिश में। इसे हम लोग कब हुआ था? ये 13 अप्रैल 1919 को। कौन कराया था? जनरल डायर। ठीक। अब इसका एक कारण पूछा गया जनरल डायर से कि उसने ऐसा क्यों किया, आखिर उसका उद्देश्य क्या था? तो जो सत्याग्रह आंदोलन में काम करते थे उन लोगों को क्या बोलते थे? सत्याग्रही। तो उसी बोला कि उसका ये सेंटेंस बुक में दिया है कि उसका उद्देश्य था कि सत्याग्रहियों के मन में सरकार के प्रति डर पैदा हो। उसे लगता था कि ऐसा करके वो सत्याग्रहियों के मन में सरकार के प्रति डर पैदा कर दे। इसके बाद बढ़ते इतने काम होने के बाद अब गांधी जी को मजबूरी में आकर अपने सत्याग्रह आंदोलन को रोकना पड़ा। तो पहली बार गांधी जी ने, देखिए 3 बार सफलतापूर्वक गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किया, तो आपसे ये सवाल पूछेगा कि पहली बार गांधी जी ने कब सत्याग्रह आंदोलन रोकना पड़ा था, किस वजह से रोकना पड़ा था? तो पहली बार गांधी जी को सत्याग्रह आंदोलन जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद रोकना पड़ा था, और वो इसका पीछे किसका सबसे बड़ा हाथ था? तो जनरल डायर का था। जलियांवाला बाग के पीछे सबसे बड़ा हाथ किसका था? जनरल डायर। फिर इसी पैराग्राफ में आप आगे पढ़ेंगे तो एक जो छोटा सा टॉपिक है, बस लास्ट। अब इतना होने के बाद यहाँ पे मैं ये बॉक्स में जो लिख रहा हूँ अलग बात है। देखिए गांधी जी को ये तो पता लग गया था कि वो भले ही सत्याग्रह आंदोलन में उनका सत्याग्रह जो मूवमेंट है वो कुछ जगहों पे सही साबित हुआ है, लेकिन उन्हें पता था कि इसमें अभी भी बस शहर के लोग शामिल हुए हैं। कौन? शहर के लोग। उन्हें इससे भी लार्ज स्केल पर, बहुत बड़े स्केल पे आंदोलन चाहिए था। इसीलिए उन्होंने अब बोला कि अब मुझे मुस्लिम लोगों का भी क्या चाहिए? सपोर्ट चाहिए। और वो मुस्लिम लोगों का सपोर्ट चाहिए तो 1920 में जो कांग्रेस का कलकत्ता
कॉन्फ्रेंस बोलते हैं, अधिवेशन या मीटिंग बोल दे, जो कल कांग्रेस की मीटिंग सितंबर 1920 में कांग्रेस की मीटिंग कोलकाता में हुई थी। उसके बाद उन्होंने अपने पार्टी के सभी नेताओं को इस बात के लिए राजी कर लिया था कि अब हमें मुस्लिम लोगों का भी सपोर्ट इकट्ठा करना है। तो अब यहाँ पे पूरा वो चैप्टर का फर्स्ट यूनिट ऑलमोस्ट कंप्लीट होता है। इसके बाद ऑटोमन तुर्की का है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी के लिए लास्ट बार पूरा सुन लीजिए। सबसे पहले गांधी जी ने सत्याग्रह शुरू किया, 3 जगह वो सफलतापूर्वक कर लिए। चौथा किसके लिए, रॉल्ट एक्ट के खिलाफ जब उन्होंने शुरू किया तो अंत में जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, जिसके बाद उन्हें मजबूरन वापस करना पड़ा। लेकिन वो एक बात इस आंदोलन से सीखे कि अब उन्हें मुस्लिम लोगों का सपोर्ट चाहिए, जिसके लिए उन्होंने अपने पार्टी को 1 साल लगे और सितंबर 1920 में कलकत्ता अधिवेशन में, कलकत्ता कॉन्फ्रेंस में अपने पार्टी को मना लिया कि हाँ हमें अब मुस्लिम लोगों को भी आपस में जोड़ना है। इससे पहले कांग्रेस लोग ज़्यादा मुस्लिम लोगों को अपने में जोड़ नहीं पाए थे। तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में ऑटोमन तुर्की की कहानी शुरू करेंगे कि उसके हारने से क्या भारत पे इम्पैक्ट पड़ा। तब तक पढ़िए और वीडियो को शेयर करते रहिए।